हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग खत्म करेंगे चैप्टर का नाम है, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक ना। हिंदी व्याकरण में पहला चैप्टर है जिसका नाम है वर्ण विचार एवं शब्द। ठीक है ना, वर्ण विचार एवं शब्द। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस नए चैप्टर के साथ, और आपको बहुत ही अच्छी तरीका से खत्म किया जाएगा। ठीक है, एक एक करके आपको पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी तैयारी किया जाएगा। ठीक ना। यहाँ से आप लोगों को अब रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक ना। सबसे पहले हम समझते हैं भाषा। भाषा क्या होती है। ठीक ना। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिससे कि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। क्या करा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक ना। हम अपनी बातों को जो सोचते हैं और उन बातों को किसी व्यक्ति के सामने विचार अपने रखते हैं या फिर बोलते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक ना। अब देखते हैं दूसरे शब्द में भी दिया हुआ है। दूसरे शब्द में अपने मन के द्वारा हम क्या बोले, अपने मन के भी द्वारा जो व्यक्त करते हैं उसी को आदान प्रदान करते हैं, उसी को साधन को क्या कहते हैं, एक भाषा कहते हैं। ठीक ना। भाषा के मुख्य रूप से तीन प्रकार है। पहले मौखिक भाषा, यानी कि हम अपने मुख से बोल करके प्रकट करते हैं, जिससे हम बोल करके प्रकट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये एक मौखिक भाषा है। जैसे आपका भाई मान लीजिए कि दिल्ली में रहता है, आप अपने गांव में रहते हैं। ठीक ना। तो आप अपने भैया को पत्र लिख के भेज सकते हैं। एक या फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप चलाते होंगे तो व्हाट्सएप में मैसेज करते होंगे, तो क्या चीज में हिंदी में करते हैं, लिख करके। तो एक होता है लिखित भाषा, जो लिख करके करते हैं तो उसे कहते हैं लिखित भाषा, और जो बोल कर प्रकट करते हैं उसे कहते हैं मौखिक भाषा। एक होता है सांकेतिक भाषा, जिसे मतलब कि इशारा करना, कहते हैं ना कि इस प्रकार से, कभी कभी इशारे में कहते हैं चलेगा, इस प्रकार से। तो ये आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये तीन प्रकार का होता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक ना। ये तीनों आप लोग को समझ में आ गया है। खोल रहे भैया। चलिए अब हम दूसरी बात समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्याकरण। तो व्याकरण आपको ये पता होना चाहिए कि व्याकरण क्या होता है। जानबूझ के काहे जोर से पढ़ते हो। व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे हम शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक ना। हमको ये सिखाता है, क्या सिखाता है, शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है, शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग व्याकरण कहते हैं। ठीक ना। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। वैसे आगे लिपि। लिपि क्या होती है, तो वर्ण का संकेत जो होता है या फिर भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। या लिख देते हैं, या वर्ण का संकेत, वर्ण का संकेत को लिपि कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। वर्ण का संकेत लिपि कहलाता है, लिपि कहलाता है। ठीक ना। ये आपको ध्यान में आ जाएगी। तो लिपि क्या होती है, लिपि वर्ण का संकेत लिपि होती है। ठीक ना। या फिर भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे संस्कृत और हिंदी का भाषा क्या होता है, देवनागरी। अंग्रेजी का भाषा क्या होता है, रोमन। उर्दू का भाषा क्या होता है, फारसी। इसी प्रकार से ये होता है। ठीक ना। ये है हमारा ज्यादातर पूछेगा संस्कृत और हिंदी का। ठीक ना। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताए हिंदी भाषा का लिपि क्या है, तो ध्यान रखिएगा देवनागरी। ठीक ना बउआ, ये बात आप लोग को समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि व्याकरण जब पढ़ रहे हैं तो व्याकरण के कितने प्रकार है, तो व्याकरण के 5 प्रकार है। ठीक ना। पहला है वर्ण विचार, जो हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ण है, कौन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक ना।
फिर हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार, शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जो कैसे शब्द बनता है, क्या मिलता है, ठीक ना, अक्षर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। वाक्य विचार पढ़ेंगे। जब देखिए वर्ण होता है अकेला और शब्द होता है वर्ण मिल मिल के शब्द बनता है, और वाक्य क्या बनता है, एक ऐसा जिसका एक अर्थ निकल जाता है, उसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, छंद के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला हम निकालते हैं वर्ण विचार, ठीक ना। तो चलिए वर्ण, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। भैया वर्ण होता क्या है उसके लोग, वर्ण होता क्या है, ठीक ना। देख लिखे में दिक्कत हो इतने, तू कम से कम और निकल जो ने। वर्ण होता क्या है, वर्ण, ध्यान से सुनिएगा, वर्ण होता क्या है। वर्ण, वर्ण वह मूल ध्वनि होती है, वह मूल ध्वनि होती है। वर्ण वह मूल ध्वनि होती है, होती है जिसका, जिसका खंड या टुकड़ा, खंड माने क्या होता है, तोड़ना, ठीक ना, खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, ना किया जा सके। क्या ये बात आपको समझ में आई। वर्ण हम उसे कहते हैं, वह मूल ध्वनि होती है जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ये सब क्या है, ये सब वर्ण है। च, छ, ज, ये सब क्या है, वर्ण है, ठीक ना बउआ, आदि कर देते हैं, ये सब क्या है, वर्ण है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि वर्ण भाषा की मूल ध्वनि होती है, और मूल ध्वनि के प्रत्येक चिन्ह को वर्ण कहा जाता है, या उसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी कि और इस प्रकार से लिख सकते हैं, शब्द, शब्द का, शब्द की छोटी, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक ना। आपको ये बातें समझ में आई होगी कि भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रत्येक चिन्ह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या आपको ये बातें समझ में आई होगी कि वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। अब वर्ण होता है ना बउआ, ये दो प्रकार के होता है, ठीक ना। वर्ण जो है ये दो प्रकार के होता है। वर्ण, वर्ण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं स्वर वर्ण, एक को क्या कहते हैं, स्वर वर्ण, और एक को कहते हैं व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो देखिए स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता से ना हो, किसी अन्य वर्ण की सहायता से ना हो उच्चारण, उसे हम कहेंगे स्वर वर्ण। लेकिन व्यंजन वर्ण हम उसे कहेंगे जिसका उच्चारण के लिए हम स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो, ठीक ना। देखिए स्वर वर्ण में है, स्वर वर्ण जो है उसमें व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन जो व्यंजन वर्ण है उसमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे बताते हैं, लिख के लाए हैं स्वर वर्ण। क्योंकि लिख के लाए थे वर्णमाला व्यंजन। हाँ देखिए, ये नहीं, हाँ देखिए स्वर वर्ण, स्वर वर्ण है कहाँ, ये तो व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण भी लाए थे, हाँ ये नहीं है, स्वर वर्ण के प्रकार है, ये नहीं है, हाँ इसी में होगा, हाँ देखिए इसमें भी नहीं है, ठीक ना। तो स्वर वर्ण की परिभाषा हम खुद से लिख देते हैं, ठीक ना। फिर व्यंजन वर्ण की परिभाषा मिल जाएगा। स्वर वर्ण,
स्वर वर्ण देकर डैश स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहेंगे? स्वर वर्ण किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ती हो, किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़ती हो उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ आदि कर देते। ठीक, ये सब जो है बउआ, ये सब जो है ये सब स्वर वर्ण है। ठीक ना। तो क्या आपको स्वर वर्ण समझ में आई है कि स्वर वर्ण उसे कहेंगे जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई है बउआ? अगर हाँ तो लाल जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्वर वर्ण जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं। रुक जाइए, इसमें अभी नहीं बताया गया। ठीक ना। चलिए हम लोग पहले वर्णमाला पढ़ लेते हैं। ठीक ना। वर्णमाला क्या होता है? अब देखिए वर्ण हम लोग पढ़ लिए, स्वर वर्ण समझ गए, वर्ण हम लोग पढ़ लिए, स्वर वर्ण समझ गए। व्यंजन वर्ण हम उसे कहेंगे जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो। जैसे लिख देते हैं। ठीक ना। लिख देते हैं हाँ आजा, जिसका उच्चारण में क्लोन हो रहा है, हाँ हो गया, इसे हम कहेंगे व्यंजन वर्ण। हाँ व्यंजन वर्ण। रुक जाइए, व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे बउआ। व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई है कि व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क लिखते हैं। ठीक ना। जैसे हम क लिखते हैं तो क में क्या आ रहा? अ भी आ रहा, तो इसको हलंत पढ़ते हैं। ठीक ना। अब प्लस में अ, तो ये क्या हो गया? क। तो देखिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, तो ये हो गया क्या? व्यंजन वर्ण। ठीक ना। ये हो गया व्यंजन वर्ण। अब हम लोग दूसरे चीज लिखते हैं। ख, तो ख में भी आ रहा ख हलंत जोड़ अ, ग इसमें भी आ रहा। ठीक ना। तो यानी कि जितने भी वर्ड होते हैं ना, उसमें क्या चीज में आता है? आदि लिख देते हैं। हो थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो सकता है अभी। ठीक ना। शुरू में फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ये स्वर वर्ण भी आप क्या क्या समझ गए? देखिए आप वर्ण समझ गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या फिर वर्ण वो मूर्धन्य होते हैं जिसका खंड या टुकड़ा
ना किया जा सके, तो वर्ण आप लोग समझ गए। ठीक, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ये भी आप लोग समझ गए। क्या समझ गए हैं? अगर आप समझ गए तो नीचे लाल दिल जरूर भेजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कमेंट पर ही मिल जाएगा। ठीक ना, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए वर्णमाला, देखिए स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण समझ गए। अब वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, है ना। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जितना भी है ना वर्ण, सबको लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, एक समूह बन जाएगा। तो वर्णों के समूह को, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आधुनिक मतलब वर्तमान के समय में, वर्तमान हिंदी व्याकरण में टोटल वर्ण जो है वो 52 वर्ण है। ठीक ना बउआ, टोटल कितना है, 52 वर्ण है। 52 वर्ण कौन कौन है आपको सारा बता दिया जाएगा। ठीक ना, तो देखिए स्वर वर्ण, जिसमें स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है, और भी व्यंजन और भी है वर्ण। ठीक ना, जैसे स्वर वर्ण, अगर आपको पता होगा तो स्वर वर्णों की संख्या है 11। स्वर वर्णों की संख्या जो है 11। कौन कौन है, अ है, आ है, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दुर्गो, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक ना, यहाँ तक है 11 गो है वर्ण, स्वर वर्ण। कभी कभी आपके शायद व्याकरण में कभी कभी 12 भी दे देते, 13 भी दे देते। ठीक ना, किसी किसी किताब में रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल एक एक करके बताया गया है। ठीक ना, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी ये बात। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन उसे कहते हैं जो मतलब कि जो बोलते हैं नहीं तो किसी से स्पर्श करता है शरीर में जो। ठीक ना, जैसे क बोलते हैं तो क कहाँ से आवाज आता है, कंठ से आ रहा। च बोलते हैं तो च कहाँ से आ रहा, तालू से आ रहा। ट बोलते हैं तो ट कहाँ से आ रहा, मूर्धा से आ रहा। त बोलते हैं तो ये दंत से आ रहा। प बोलते हैं तो ये वोष्ठ से आ रहा। तो ये टोटल जो वर्ण है इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है टोटल 25। ठीक ना, अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से है, य, र, ल, व, ये हो गया अंतःस्थ व्यंजन। फिर है उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन हो जाएगा तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये हो गया 4 गो। अब देखिए ये जो था ये कौन सा वर्ण है, इसे कहते हैं स्वर वर्ण। ये कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण है ना बउआ। ये जो है देखिए ये तीनों मिला के, ये तीनों मिला करके टोटल जो होते हैं वो होते हैं 33 वर्ण। 33 गो जो वर्ण है उसे कहते हैं, वो जो है कौन सा वर्ण होगा, व्यंजन वर्ण। कैसे, तो देखिए 5 गए माँ 10, 10 और 5 15, 5 20, 5 25, तो 25 गो वर्ण ये हो गया। और 4 4 8, 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो जो व्यंजन वर्ण वर्णों की संख्या है उसकी संख्या है 33। ठीक ना, तो कहेंगे भैया हमें यहाँ पे बताए हैं 52 वर्ण, लेकिन यहाँ पे आप बता रहे 33, 11, 44। अब बाकी 8 वर्ण कौन है भैया, बाकी 8 वर्ण कौन है, तो देखिए इसमें क्या क्या छूट रहा, छ छूट रहा, ह, छ, त्र, य, तो 3 वर्ण ये हो गया। अब 5 वर्ण और होता है, 5 वर्ण और लिखते हैं, 5 वर्ण और लिखते हैं। रुको, एक होता है चंद्र बिंदु। ठीक ना, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। एक होता है स्र, स्र किसका है, स्र है इसी का। ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा। चंद्र बिंदु मैंने क्या, इसके चांद पे इसका बिंदु, चंद्र बिंदु। एक को कहते हैं नुक्ता, नुक्ता मैंने किसी में देखोगे, किसी में तो क्या रहेगा ना, इस प्रकार से क के नीचे इस प्रकार से दे दिया जाएगा, इस प्रकार से दे दिया जाएगा, छोटा सा एकदम बिंदु रहता है। जैसे क लिखते हैं ना तो क के नीचे वो छोटा सा बिंदु दे देते हैं। ठीक ना, तो इसको कहते हैं
नुक्ता, ठीक ना। तो एक हो जाएगा नुक्ता, नुक्ता। और कौन बचा है? 2 4 6, 6 हुआ है, ठीक ना। 2 गो और बचा है। अंग, एक होता है अंग और एक होता है आ। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई है कि कौन कौन से है भैया? देख लेते हैं, ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, संयुक्त व्यंजन देखिए लिखा हुआ है, संयुक्त व्यंजन जो मतलब कि दो गो से मिलकर रहे। जैसे छ जो है, सॉरी, छ जो है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कैसे? इस तरह लिख दिए, छ, छ जो है ये क और जोड़ स से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। आधा क और आधा स, हलंत इसको पढ़ते हैं, ठीक ना। ये जो है ना बउआ, इसको हलंत पढ़ते हैं, हलंत मतलब आधा। हलंत मैंने होता है आधा कर देता है इसको, तो आधा क आधा स, तो इन दोनों के मिलकर बना है क्या? छ, ठीक ना। इसको बोलते हैं छ, मतलब यरा लवा में छ, वो छ छ छ वो नहीं है, इसको बोलते हैं कक्ष, वैसे बोलते हैं, ठीक ना। क छ, क स, कस बोलते हैं, लेकिन बोल जब आवाज निकलता है ना तो हम लोग इसको बोल देते हैं हा छ, इस प्रकार से, ठीक ना। आप लोग थोड़ा समझते होंगे। त्र, तो त में ये जो है, त में है र जुड़ा हुआ है, आधा त और आधा र, तो ये हो गया त्र, ठीक ना। और स्र, तो स्र जो है जुड़ा हुआ है स, आधा हलंत और र भी आधा हलंत, तो ये हो गया स्र, ठीक ना। एक होता है द्विगुण व्यंजन, जो है ड और ढ, ये दोनों है द्विगुण व्यंजन, ठीक ना। और एक है आयोगवा, आयोगवा ये जो है अंग, इसको कहते हैं विसर्ग, मतलब कि ये जो होता है, ये जो होता है ये इसको कहते हैं विसर्ग, ठीक ना। क्या ये बात आपको समझ में आई है? क्या ये बातें आपको समझ में आई है? हाँ, अगर कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपके पास रिप्लाई चला जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है, एक ज्ञ भी है, तो ज्ञ, ज्ञ, तो ज्ञ जो है एक होता है ज, जैसे ज, ज्ञ, और इस प्रकार से होता है य, तो ये हो गया ज्ञ, ठीक ने। तो क्या ये बातें आपको समझ में आई है? क्या ये बातें आपको समझ में आई है? क्या ये बातें आपको समझ में आ गई है ना बउआ? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण के प्रकार, मतलब स्वर के प्रकार। मूल स्वर, मूल स्वर जो है अ है, आ है, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ है, बस, ठीक ना। ये ओ भी नहीं है, अ ओ, अ ओ, ओ भी होगा, ठीक ना, ओ भी होगा। मूल स्वर, मूल स्वर की संख्या जो होती है वो होती है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो कितना होती है? 9। और जो संयुक्त स्वर होती है उसको संख्या होती है 2, ठीक ना। तो 9 और 2 कितना हो गया? 11 स्वर वर्ण हो गया। तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। मूल स्वर पूछ लेंगे कि कितने हैं मूल स्वर, तो ध्यान रखिएगा 9 है मूल स्वर और 2 है संयुक्त स्वर। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है कि भैया 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक होता है मूल स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। स्वर, मूल स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 9, और जो संयुक्त स्वर होती है उसकी संख्या होती है 2। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई है। चलिए अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये अब देखिए, ये जो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ना, इसी को संयुक्त, संयुक्त माने क्या होता है?
किसी से जुड़ा हुआ, ठीक ना, संयुक्त है, समयुक्त मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक ना, तो दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसे ये जो दिया हुआ है ये सब जो है ये है, ये सब जो है बउआ इसको कहते हैं, क्या कहते हैं पता है, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण की मात्राएं। ये जो है ये सब है मात्राएं, ठीक ना। जैसे मात्राएं क्या होती है भैया, मात्राएं एगो बात निकल आया है, मात्राएं, ठीक ना, तो मात्राएं क्या होती है, मात्राएं, तो देखिए बउआ जब हम किसी व्यंजन वर्ण में जिन स्वर वर्णों की मात्राओं का प्रयोग करते हैं तो वही कहलाता है वर्ण की मात्राएं। लिख देते हैं वर्ण की मात्राएं क्या होती है, वर्ण की मात्राएं, माताएं नहीं लिख देना, ठीक, मात्राएं बोल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जिन व्यंजन वर्णों में, जिन व्यंजन वर्णों में, जिन व्यंजन वर्णों में स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की मात्राओं का प्रयोग करते हैं, वे मात्राओं का प्रयोग करते हैं, वे वर्ण की मात्राएं कहलाती है, वे वर्ण की मात्राएं कहलाती है, क्या ये आपकी बातों, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है कि वर्ण की मात्राएं क्या होती है या मात्राएं क्या होती है। वर्ण की मात्राएं क्या होती है, जिन व्यंजन वर्णों में स्वर वर्ण की मात्राओं का प्रयोग करते हैं वे वर्ण की मात्राएं कहलाते हैं। जैसे भैया, जैसे ये है हमारा क, ठीक ना, ये हमारा क, तो हम इसमें स्वर वर्ण की प्रयोग करेंगे, स्वर वर्ण की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो स्वर वर्ण की मात्रा जैसे हर्षई रहता था, तो हर्षई माने क्या, ये इस प्रकार से है, ठीक ना, ये दीर्घई है, ये हर्षई होता है, ये जो है हर्षई है, ठीक ना, तो ये जो है इस तरफ से घिरा हुआ रहता है, तो क्या हम लिख सकते हैं क के ई, तो हो जाएगा की, तो ये बन गया, ये जो है बउआ यही कहलाएगा वर्ण की मात्राएं। तो सिंपल सा ध्यान रखना, किसी व्यंजन वर्ण में जिन स्वर वर्णों की मात्राओं का प्रयोग करता है वही कहलाता है वर्ण की मात्राएं। तो क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई, अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ भैया हमको ये बातें समझ में आ गई, आपका एक एक बात, आपका एक एक मेहनत हमको समझ में आ गई है। अब आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, हम ये सब अब बना सकते हैं खुद से भी, है ना। तो ये सब तो बच्चा वाला है। तो देखिए मात्राएं कौन कौन सा प्रयोग होता है वर्ण की, ठीक ना, स्वर वर्ण की कौन कौन सी मात्राओं का प्रयोग करते हैं हम लोग हम सब, ठीक ना। जैसे हम लोग करते हैं अ का, इसका तो कम यूज करते हैं, ठीक ना, छोड़िए। एक यार मिट जा, हाँ, एक हम इसका प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं दंता, है ना। एक हम इसका प्रयोग करते हैं, 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 एक हम इसका प्रयोग करते हैं। बस यही जो है वर्ण की मात्राएं हैं। बस क्या ये बातें आप लोग को समझ में आई, क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आई है। हाँ भैया आ गई है, आ गई है।
तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, मूल स्वर के दो भेद। हमने बता दिया था पहले ही, है ना, पहले आपको बताया है कि स्वर के जो भेद होते हैं वे दो होते हैं। अब वे दो कौन कौन होते हैं? एक होता है छोटी और एक होती है बड़ी। तो कौन कौन है आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, कि कौन कौन से है स्वर वर्ण, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मूल स्वर के दो भेद हैं। एक को कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर माने छोटी स्वर, जिसको बोलने में हम कम समय लेते हैं, ठीक ना। वही करा कि अ, ई, उ, री के उच्चारण में कम समय लगता है, जिसको उच्चारण करने में हमको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, उसे हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक ना। ह्रस्व स्वर यानी हर्षई, जैसे इसको पढ़ते अ, डायरेक्ट बोल देते हैं, लेकिन पढ़ते आ, तो ये वाला मुंह थोड़ा ज्यादा देर तक बोलते हैं। फिर बोलते हैं हर्षई, तो बोल देते हैं हर्षई। फिर बोलते हैं दीर्घई, तो इसको बोलने पड़ता है दीर्घई। दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी कि ये होता है इसको बोलने में क्या समय, इसके उच्चारण में दुगना समय लगता है, इसको में कम, तो इसका दुगना समय लगता है इसको उच्चारण करने में। जैसे पढ़ते अ, आ, तो इसको उच्चारण करने में क्या दुगना समय लगेगा। इसको बोलते हैं हर्षई, इसको बोलते हैं दीर्घई, इसको बोलते हैं हर्षऊ, इसको बोलते हैं दीर्घऊ, इसको बोलते हैं री, फिर बोलते हैं ए, आई, ओ, इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि भैया स्वर ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे और दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, ठीक ना। ये दो प्रकार के होता था, तो यही आप लोग को समझाना था, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण में। तो व्यंजन वर्ण में आते हैं, तो व्यंजन वर्ण भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, व्यंजन वर्ण जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है, जो वर्ण स्वर की सहायता से, हमने पहले भी बताया है कि पहले बताया है, आपको शायद ध्यान में होगा कि पहले बताया है कि जो वर्ण व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो, तो इसमें भी वही कह रहा है कि वैसा वर्ण जिसमें हमको स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती हो। किसका? स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता हो या सहायता लेना पड़ता हो बोलने के लिए, उसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे हो गया क, तो क में कहेंगे कि कुछ नहीं भैया, तो क में बताए थे कि बउआ अ भी रहता है, ख में अ भी रहता है, ह में अ भी रहता है, तो ये सब क्या हो गया? व्यंजन वर्ण हो गया। क्या ये बातें आप लोग को समझ में आई है? अगर आई है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा यहाँ पे कि हाँ भैया हमको समझ में ये बातें आ गई है, ठीक ना। हाँ, ओ चलो हो जा। हाँ, क्या ये बातें आप लोग को समझ में आ गई है बउआ? पानी पीने का मन कर रहा है, लेकिन पानी है नहीं, इसलिए पियेंगे क्लास के बाद में, ठीक ना। तो चलिए, अब संयुक्ताक्षर माने कैसा? उसमें मिला हुआ रहता है। संयुक्त माने क्या बताए थे कि दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर मिला हुआ रहेगा, ठीक नहीं। दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। क्या? दो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिसे क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर। जैसे छ बताए थे, छ, क, हलंत पड़ता है। देखिए, क और स ये बन गया छ, है ना। त आई बन गया र, तो बन गया त्र, ज अज्ञा बन गया ज्ञ, ये स और र बन गया स, सर। ये बात, छोटी सी बात, ये आप लोगों को जरूर समझ में आ गई होगी, है ना। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये सब बच्चा वाला है, ठीक ना, ये सब तो बचपन से पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, मक्खियों की बैठा होगा जरूर कहीं पे। ए देख यहाँ पे क्या है बउआ? देखो मक्खी बैठ जाएगा नहीं तो फिर बोर्ड काम ही नहीं करेगा, बोर्ड में चलवे नहीं करेगा। हाँ,
अब आपको ये ध्यान में रखना है उच्चारण के स्थान, ठीक ना, उच्चारण के स्थान। जब हम बोलते हैं तो कौन सा शब्द कहाँ से आता है, तो मूल रूप से यही सब जो शब्द होता है वो हमारे शरीर से किस प्रकार से बोला जाता है। सारा काम रहता है जीभ का और हवा का, बस इतना ही काम रहता है। और एक रहता है नाक का, वही कह रहा नासिका, ठीक ना। तो सबसे शुरुआत करते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं, क ख। तो क ख जब बोलते हैं, जैसे क, तो ये आ रहा है यहाँ से आवाज, ये कहीं भी जीभ है ना वो कहीं टच नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है। क ख ग घ अ। तो अ में जो है ये थोड़ा मतलब कि टच होता है, ऊपर ऊपर है ना, टच होता है। तो अड़ा इसमें शायद नहीं होगा, अड़ा कहीं और भी दे देगा। देखिए अड़ा, देखिए इसमें भी दे दिया अड़ा। तो देखो ये जो जीव है वो टच कर जाता है तो समझ में आ जाता है, ठीक ना। जरूरी नहीं कि वो माँ रहवे करे तब्बे है, ठीक। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझने की प्रयास कीजिए। कंठ, कंठ माने क्या, जो आवाज आता है डायरेक्ट कंठ से, जैसे क ख ग घ अड़ा। अड़ा में देखिए ये आ रहा, मतलब जीभ जो है टच हो जाता है नासिका, शायद नासिका छिद्र से, तो इसीलिए शायद नासिका दे दिया है, ठीक। अब ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, यदि हाँ तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा या फिर लाल दिल भेज दीजिएगा, ठीक ना। क अ आ ह, ये सब जो है कंठ वर्ण है, मतलब कंठ से आवाज आता है, ठीक ना। ये सब जो है कहाँ से आवाज आते हैं, कंठ से आवाज आते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको घोड़ा कंठ बोलते हैं, कंठ, कंठिया दबा दियो, इस प्रकार से कभी कभी किसी के मुंह से सुने होंगे बचपन में, ठीक। अब इसको तालु, तालु क्या होता है भैया, बहुत सारे लोग इसी में गलती कर देते हैं, मूर्धा और तालु में, ठीक ना। तालु च, तो देखो बउआ, जो तालु होता है ने, देखो एक मुंह का चित्र बनाते हैं, ठीक, बगल में बनाते हैं, बगल में देखिए एक मुंह का चित्र है, हम्म हम्म, ये होता है जीभ, ठीक ना, ये होता है जीभ, ये होता है जीभ। अब देखिए तालु जो होता है यहाँ पे देखिए खुरदरा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गड्ढा टाइप का होता है, ऊंच नीच होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो रहता है ये बिल्कुल चिकना रहता है, और जो चिकना है ना बउआ वही है तालु, ठीक ना। जो चिकना है वो है क्या, तालु, ठीक। आइए जो जो मतलब उभरा हुआ रहता है, मतलब गड्ढा टाइप जो रहता है, ऐसे करोगे ऐसे करोगे तो पता चलेगा कि हाँ गड्ढा है। तो देखो यहाँ पे जो गड्ढा वो सब रहता है उसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक ना, मूर्धा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूर्धा। तो ये हो गया। तो तालु तालाबी सा ये सब बोलते हैं, तालाबी सा, मूर्धनी सा, मूर्धा। देखो तो मूर्धनी सा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मूर्धा में टच हो रहा है, जीभ कहाँ टच हो रहा, मूर्धा में। तो जब जीभ तालु में टच होगा तो उसे वो बोलेंगे तालाबी, ठीक ना, तालाब्य वर्ण, उसे क्या कहेंगे, तालाब्य वर्ण। जैसे च वर्ग में च हो गया छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, य य जो यहाँ भी है, जो नासिका, हम क्या देखे, हम देखे थे, हमको ये नहीं पता था कि यहाँ भी होता है, तो इसलिए खोज रहे थे कि शायद कहीं पे और दिया हुआ है, क्योंकि ये वहां पे टच नहीं हो रहा था। यहाँ यहाँ टच नहीं हो रहा, जो जीव जो है वो थोड़ा मतलब कि इस प्रकार से बना लेता है, इस प्रकार से, ठीक ना, भी टाइप का से बना लेता है, भी टाइप का। तो ये होता है, क्या ये बात समझ में आ गई है। तालाबी सा, तालु, तालाबी वर्ण, ई ई या 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 ई ई। तो देखिए इस सब में क्या हो रहा है, जीभ थोड़ा मुड़ जा रहा है, ठीक ना, ये सब में क्या हो रहा है, तलवा में सटता है, ठीक ना। अ
इसको बोलो तालाबी स, तो देखो तलवा में सटेगा, इसलिए इसको बोलते हैं तालाबी स। अब इसको मूर्धा बोलते हैं, तो वर्ग को कैसा बोलते हैं मूर्धा, जैसे री, तो देखो जो दांत रहेगा वो मूर्धा में सटेगा, कहाँ पे सटेगा, ऊबड़ खाबड़ है ना वहां पे सटेगा। मूर्धा बोलते हैं, ठीक। तो जैसे हो गया त ठ, त ठ ड ढ ञ, न होता है टॉर्गी न, ट ठ ड ढ न, सॉरी, री र स, ये सब क्या मूर्धा है, ठीक ना, मूर्धनी सा इसको बोलते हैं, ठीक ना। इसको दंती सा, इसको दंत से बोलते हैं, जैसे जब जीभ दांत में टच होगा, जैसे बोलते हैं तो देखो दांत में टच हो रहा, बोल कर देखो, देखो दांत में ऊपर वाला में टच होगा, ठीक ना, तो वो होता है दंती सा, ठीक। तालाबी सा हो गया, दंती सा हो गया, त थ द ध न, त थ द ध न, तो देखो न भी बोल पाते हैं, शायद इसमें भी है, देखो इसमें भी है न, तो ये क्या हो गया दंती स, यानी कि दंत से बोला रहा है। और दांत में देखो टच नहीं करो जीभ, तो क्या बोलेंगे, तो बोला ये नहीं करेगा, जब बिना दांत में, मतलब बिना दांत के टच करेंगे नहीं तो तब बुलाएगा नहीं, मतलब कि शब्द नहीं उच्चारण होगा, इस प्रकार से है, तो ये हो गया, ठीक ना। तब ओष्ठ, ओष्ठ मैंने क्या, जब ओष्ठ से आवाज मतलब कि ओष्ठ की सहायता लेनी पड़ती हो, ठीक ना, जिसमें सहायता लेना पड़ता हो उसी का वर्णन किया गया है, ठीक है ना, सारा का। तो देखो प में किसका ओट, देखो ऐसा बन जाता है ओ, देखो तो बन गया प फ ब भ म, तो देखो ये बात आपको समझ में, ऊ, इस प्रकार से ओष्ठ वर्ण कहलाता है, ठीक ना। ओष्ठ वर्ण क्या हो गया, क्या ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। नासिका, नासिका में आता है ड़, य, न, न, म, यानी कि जितना भी लास्ट वाला है, क वर्ग वाला का लास्ट वाला, ठीक, च वर्ग वाला का लास्ट वाला, ट वर्ग वाला का लास्ट वाला, त वर्ग वाला का लास्ट वाला, प वर्ग वाला का लास्ट वाला, यानी कि इसका हो गया ड़, इसका हो गया य, इसका हो गया टॉर्गिन, इसका न, इसका म, ये सब क्या हो गया ये सब हो गया नासिका वाला। अभी बस बिछा लीजिए नहीं आप, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो ये हो गया नासिका वर्ण। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक कल पढ़ाते रहेंगे। अब कल कैसे फिर से इतना दिन से ऐसे कर रहे थे, सफर ये रहे थे, तो ये आपको समझ में आ गई है, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, शब्द विचार। अब शब्द विचार हमने बताया था कि व्याकरण का जो होता है वो 5 खंड बताए थे, क्या आपको पता है, व्याकरण के 5 खंड, जिसमें हमने वर्ण विचार को अच्छे से समझ लिया कि वर्ण क्या होता है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण मात्रा, ये सब सब कुछ पढ़ लिए हैं। क्या ये बात आपको समझ में आए। अब हम लोग जो आए हैं वो है शब्द विचार, ठीक ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार। तो चलिए शब्द विचार किसे कहते हैं वो पहले समझ लेते हैं। शब्द विचार व्याकरण के जिस भाग में शब्दों का भेद अथवा अवस्था और व्युत्पत्ति वर्णन किया जाता है। व्युत्पत्ति माने क्या, माने कि जिस जो शब्द होता है ना बउआ, वही कहा कि व्याकरण के जिस भाग में, व्याकरण के जिन भागों में शब्दों का भेद, शब्दों का भेद और उसका अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, किस प्रकार से बना है, कहां से वो आया है, इन सभी का वर्णन किया जाता है, उसे कहते हैं शब्द विचार। शब्द, अब सबसे पहले आ रहा क्या, शब्द। विचार तो छोड़िए, अभी विचार छोड़िए, विचार आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, शब्द। तो शब्द किसे कहेंगे, वर्ण के मिल करके बनेगा शब्द, यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। या आप इस प्रकार से भी
इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को भैया हम शब्द कहेंगे, इतना सा कहेंगे बस। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो वही लिख देना, दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक मेल शब्द कहलाएंगे। जैसे जैसे आपको समझाता है, जैसे घ, तो ये क्या है? वर्ण है, और ये भी क्या है? वर्ण है। इन दोनों को, इन सभी को मिला दो तो क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। तो ये क्या है? एक प्रकार का शब्द हो गया। जैसे ये अकेला क्या है? वर्ण है, अकेला रहेगा, ठीक ना। अकेला है तो क्या है? वर्ण है। इस साथ में हो गया तो क्या बन गया? कल बन गया। और इसी में और जोड़ देते हैं वर्ण, इसी में और जोड़ देते हैं तो क्या बन गया? कलम। तो कलम। तो ये जो अकेला है, अकेला रहे तो वर्ण, और जब सभी को मिला दे, मतलब कि दो या दो से अधिक वर्ण को मिला दे, वर्ण को मिला देते हैं, तो वो ही बन जाता है शब्द। यही तो इसका कॉन्सेप्ट है भैया। अब व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में है, और उत्पत्ति व्युत्पत्ति इस सब के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो क्या ये बातें आपको समझ में आई है कि शब्द विचार किसे कहते हैं? व्याकरण के जिस भाग में हम भेद, जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, उसी को हम लोग शब्द विचार कहते हैं। इतना सा, मतलब छोटा सा याद रखना है, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आ गई। व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार है। अब वो 4 प्रकार कौन कौन है? पहला है तत्सम। तत्सम पहला क्या है? तत्सम। दूसरा है तद्भव। दूसरा क्या है? तद्भव, सॉरी, तद्भव, इस प्रकार से तद्भव। तीसरा जो है वो है देशज। तीसरा क्या है? देशज। और चौथा जो है वो है विदेशज। चौथा क्या है? वो है विदेशज। अब चलिए पहला देकर डैश दीजिए। सबसे पहले तत्सम। तत्सम किसे कहेंगे? तत्सम पहला लिखकर डैश दीजिएगा और लिखिएगा तत्सम। हिंदी का जो संस्कृत भाषा का जो मूल अर्थ होता है, उसी को कहते हैं तत्सम बहुआ। ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा के, सॉरी, संस्कृत भाषा के हिंदी में क्या बताए हैं, लिख देते हैं, उसके बाद शायद लिखा होगा। हिंदी में संस्कृत हिंदी में संस्कृत के मूल अर्थ, संस्कृत के मूल अर्थ को तत्सम कहते हैं। तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल अर्थ को तत्सम कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, लिखा हुआ होगा तो फिर लिखना नहीं पड़ेगा हमको। देख लेते हैं, हाँ देख लिखा हुआ है, ठीक। तो वही बात ध्यान में रहे। देखो कह रहा है कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी आदि कर देते हैं। तो ये सब जो है ये है तत्सम। ये सब जितने भी है ना, ये सब हम बोलते हैं इसको संस्कृत भाषा। ये जितने भी है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक ना। अब तद्भव भी उसी प्रकार होता है। मतलब कि संस्कृत के बिगड़े हुए, मतलब तत्सम के शुरू में क्या है? तत्सम के बिगड़े अर्थ, मतलब शब्द को क्या कह रहे हैं कि तद्भव हम उसे कहेंगे, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम तद्भव कहते हैं। जैसे यहाँ पे अग्नि हो गया, अग्नि माने आग, तो ये जो है आग दिया हुआ है, नहीं, अग्नि भी है, ये क्या है? ये वैसे हम लोग आग को क्या बोल सकते हैं? तत्सम आग को क्या बोल सकते हैं? अग्नि बोल सकते हैं इसमें भी,
ठीक ना। इसमें भी क्या बोल सकते हैं, अग्नि या फिर आग, अग्नि बोल सकते हैं, ठीक, अग्नि, सॉरी लिखा जाए अग्नि। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का तत्सम है, लेकिन उसका बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाएगा, तद्भव। जैसे ये क्या हो गया, आग हो गया, अक्षी, अक्षी मने होता है आंख, नेत्र मने होता है आंख, तो ये क्या हुआ, बिगड़ा हुआ, ये संस्कृत भाषा का शब्द हो गया। ओष्ठ मने होता है होठ, एगो होता है अष्ट, अष्ट मने होता है आठ। तो ये आपको थोड़ा संस्कृत 10वां में है, वो मतलब कि वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक ना, वो भी पढ़ा देंगे आधा में, ठीक ना। कैसे कि हम आधा ही पढ़ा पाएंगे बउआ, जितना भी कहानी है उतना, क्योंकि ये आज कितना तारीख है, आज हो गया है 24, आज कितना तारीख है भैया, आज है 24 बउआ, ठीक ना, आज है कितना 24, आज है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर 2025। तो 24 दिसंबर 2025 से, ठीक ना, यानी कि हमारे पास टाइम है अभी 2 महीना लगभग में, 2 महीना लगभग बता रहे, 2 महीना लगभग है। 2 महीना में हमको खत्म करना है 5 किताब, जिसमें आपका क्या क्या रहेगा, हिंदी तो पूरा एकदम गोल कर देंगे आपको, लगभग 4 से 5 दिन में हिंदी गोल है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, 4 से 5 दिन से ज्यादा नहीं हम देंगे, 4 से 5 दिन आपको समझना ही होगा, बस 5 दिन में हिंदी पूरा गोल किताब कर देंगे, ठीक। तो यो, तो क्या ये बात आपको समझ में आई, तद्भव के तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। चंद्र हो गया चांद, दधी मने होता है दही, तो ये हो गया। दोनों में देखो अंतर क्या है, देखिए हमने लिखा है ऊपर अग्नि, अग्नि मने क्या होता है, आग, अग्नि मने आग, तो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है क्या, तद्भव, तो ये अग्नि आग। अष्ट, अष्ट देखिए अष्ट मने क्या लिख दिया यहाँ पे, अष्ट मने 8 होता है, ओष्ट मने ओठ हो, ओष्ट मने होठ होता है, सॉरी यहाँ पे ही गलत हो जाएगा, ठीक ना बउआ, ध्यान रखिएगा, ओष्ट मने होता है होठ, ठीक। चंद्र मने होता है चांद, दधि मने होता है दही, दूध, दुग्ध, दूध, दूध होता है, दुग्ध मने होता है दूध, नग्न मने होता है नंगा, राह मने होता है रास्ता, रात्रि मने होता है रात, ये आपको समझ में आ गया। अब देशज समझिए, देशज और विदेशज दो शब्द और हैं, देशज और विदेशज। देशज, तो जितने भी देश में, देखिए देश देश के बोल चाल की भाषा, मतलब जितने भी देश है उनको बोल चाल की भाषा को ही, बोल चाल की भाषा में पाए जाने वाले शब्द लिखा हुआ है, पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं, या फिर सिंपल भाषा में याद रखेगा कि दुनिया में जितने भी देश है, अलग अलग देशों में अलग अलग, तो अलग अलग देशों के बोल चाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे ही कहते हैं देशज, देशज, देशज नहीं देशज। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, डिबिया, डिब्बा को क्या कहते हैं, डिबिया, फुंगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी, ये सब क्या है, देशज, यानी कि अपने भाषा में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। डिबिया दे दीजिए, छोटा रहता है तो उसको बोलते हैं डिबिया, और अगर बड़का रहे तो बोल देते हैं क्या, डिब्बा। तो इस प्रकार से तेंदुआ, लोटा, पगड़ी, ये सब बोलते हैं हम लोग विदेशज। ये तो हो गया देश, देश देश में रहने वाले, ठीक ना, अपना अपना ये बोल रहा, ये अपना अपना देश में। अब ये बोल रहा विदेशज माने अपना अपना ही, लेकिन ये दूसरे जगह का शब्द अपने देश में प्रयोग किया जाता है। जैसे जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो, जिन, ध्यान से समझिएगा, क्या रहा कि जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो लेकिन वहां से हम लोग यहाँ लाए हैं, विदेश में हुआ हो, उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम लोग भी बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं ट्रेन, चल रहे क्रिकेट खेले, तो ये सब क्या है,
इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। क्रिकेट का आपको पता होगा कि क्रिकेट का हिंदी पता है क्या होता है? हमसे एगो व्यक्ति पूछ रहे बूढ़ो, पता है बूढ़े लोगों में बैठने में बड़ा मजा आता है। बूढ़े लोगों के पास बैठोगे ने तो कहेगा कि बताओ एक कर जाना ही बउआ तोर मास्टरवा से पूछलियो नहीं बते तो बता ही तो मास्टरवा हमरे मास्टरवा से पूछे हैं, हमसे पूछ रहे हैं तो हम बता पाएंगे, लेकिन हम बता दिए थे। क्यों? क्योंकि पापा ये सब सवाल पूछते रहते थे बचपन में कि यार अलावा में कितना चढ़ोबा क्या थे 12 क्या थे 20 क्या नवा 53 से कह दें कि 30, हमको 30 का तक टेबल आता था, ये सब भूले नहीं किए अभी तक, तो ये सब भी अभी तक याद है। ठीक ना बुआ? तो ये सब पूछा करता है बुढ़वा। अब बुढ़ो लोग बैठे में बड़ी मजा लगता है हमको, मतलब कि गलबात करने में बड़ा अच्छा लगता है। वो अच्छा अच्छा बात सिखाते हैं। कभी कभी बैठा कीजिए दादा दादी के पास, मजा आएगा आपको भी। तो विदेश में मतलब समझ गए हैं कि विदेश में जो भैया विदेश में भाषा यूज होता है, लेकिन हम लोग भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक ना? दूसरे जगह का भाषा प्रयोग कर लेना वो क्या कहलाएगा? विदेशत कहलाएगा। जैसे हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं बउआ पता है? डॉक्टर ही कर देते हैं हम लोग ने, लेकिन होता है चिकित्सक। तो हर प्रकार के अलग अलग डॉक्टर होता है। जैसे जानवर वाला हो गया तो जानवर के डॉक्टर, जैसे उसको क्या कहेंगे? पशु चिकित्सक। तो हिंदी ये सब हो गया। बुक, बुक माने क्या होता है? किताब, लेकिन हम लोग बुक दीजिए, बुक कौन बुक? 10वां के बुक ये दीजिए वो दीजिए, इस प्रकार से बोलते हैं। टेबल, अब बताइए ये टेबल है ठीक ना? अब मान लीजिए ये टेबल है, ठीक। अब ये टेबल है तो इसको क्या कहेंगे हम? हाँ, टूल कहेंगे कि टेबल कहेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में हिंदी में क्या कहेंगे? आराम, आराम, इनकार, मोहब्बत, ये सब जितना भी है ने, ये सब क्या? हुस्न, मेहमान इत्यादि, ये सब है विदेशक शब्द। क्योंकि ये भी मेहमान, मोहब्बत, ये सब क्या हो गया? इनकार, ये सब विदेश वाले है। ठीक ना? तो ये हो गया हमारा यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं बनावट की दृष्टि से। हाँ, रचना, बनावट की दृष्टि से 3 प्रकार है। ठीक ना? बनावट की दृष्टि से 3 प्रकार है। बनावट की दृष्टि से, ठीक ना? बनावट, बनावट की दृष्टि से किसका 3 प्रकार है? ये भी पता होना चाहिए। ठीक ना? शब्द के 3 प्रकार है बनावट की दृष्टि से। ठीक, बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार। अब 3 प्रकार कौन कौन है बउआ? पहला, पहला है रूढ़, रूढ़, रूढ़ है। ठीक ना? दूसरा, दूसरा है यौगिक, यौगिक। और जो तीसरा है वो है इन दोनों के मिल से बना है। ठीक है? पहले ये फिर ये। तो देखिए इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या आएगा? योग जोड़, योग, योग जोड़ इक, योग जोड़ इक आएगा ने, योग जोड़ इक। तो क्या आएगा? योग रूढ़। तो एगो इसमें से एगो इसमें से ले लो तो क्या बन जाएगा? मतलब मैं बताने के लिए लिया हूँ। ठीक ने? बताने के लिए लिया हूँ तो क्या हो जाएगा? योग रूढ़, योग रूढ़। अब ध्यान से सुनिएगा, रूढ़ क्या होगा? बनावट की दृष्टि से रूढ़ क्या होगा? रूढ़, तो रूढ़ हम उसे कहेंगे, मान लीजिए कि कोनो शब्द ले लेंगे। ठीक ना? शब्द ले लेंगे और उसका अगर हम टुकड़ा कर देंगे, मतलब कि तोड़ देंगे, तो जिसका दोनों में से जिसको हम तोड़ेंगे उनमें से किसी का भी अर्थ ना निकले। वही कह रहा कि वही कह रहा है कि रूढ़ जिन शब्दों के खंड किए जाने पर, जिन शब्दों पे
जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़। जैसे हम करते हैं नाक, नाक, तो नाक को अगर हम करते हैं ना और जोड़ तो अलग अलग कर दिए तो जो ना होगा, ना का कोई अर्थ ही नहीं होता है, ना का कोई अर्थ ही नहीं होता है। ना ही इसका अर्थ हो रहा और ना ही का अर्थ हो रहा, तो ना ही इसका ना ही इसका अर्थ हो रहा, यानी कि ये कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द है बउआ। ठीक, जैसे हम लिख लेते हैं ज्ञान, ज्ञा और न, तो ज्ञान का भी अलग कर दो, सॉरी ज्ञा का भी अलग कर दो और प्लस ना का भी अलग कर दो, तो ज्ञा का भी अर्थ नहीं निकल रहा और ना का भी अर्थ नहीं निकल रहा, तो क्या हो गया? इसका भी अर्थ नहीं, इसका भी अर्थ नहीं, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि ये कौन सा शब्द हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं नाम, नाम, तो नाम को भी अगर अलग कर देते हैं ना जोड़ म, तो ना का भी कोई अर्थ नहीं, ना तो अगर यहाँ पे अर्थ निकलता तो यहाँ पे निकल सकता था, यहाँ जब नहीं निकला तो यहाँ जब नहीं निकला तो यहाँ का निकलेगा? नहीं निकलेगा। म का भी कोई अर्थ नहीं होता है। तो मतलब कि हम क्या बताएं कि वैसा शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर किसी का अर्थ ना निकले उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। ठीक ना? क्या ये बातें आपको समझ में आई है? रूढ़ शब्द क्या होते हैं? दूसरा क्या है? दूसरा है यौगिक दूसरा क्या है बुआ? यौगिक। यौगिक, तो यौगिक शब्द उसे कहेंगे जो शब्द हो और उसका खंड या टुकड़ा करने पर उसका अर्थ निकलता हो। जैसे वही करा इसमें, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हो और जिसके सभी खंड एक सार्थक होते हैं, मतलब कि एक अर्थ निकालते हैं। सार्थक, सार्थक, सा जोड़ अर्थक, सार्थक यानी कि अर्थ निकालते हैं। ठीक ना? अर्थ होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक होता है, यौगिक। ठीक ना? तो क्या हो गया? यौगिक शब्द ऐसे शब्द है जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं, जिसको खंड या टुकड़ा करने पर क्या उसका अर्थ निकलता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे घुड़सवार, तो यानी कि घुड़सवार है घुड़सवार विद्यासागर हिमालय, जैसे हो गया घुड़सवार, घुड़सवार। तो घुड़सवार माने क्या? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, तो ये क्या हो गया? घुड़सवार। एक था विद्यासागर, है ना? विद्या चल जा चल जा चल जा, विद्यासागर, विद्यासागर, तो इसका क्या हो जाएगा? विद्या का सागर, विद्या, विद्या का सागर, तो ये हो गया विद्यासागर। एक क्या था? हिमालय, हिमालय, तो इसका क्या हो जाएगा? हिम का आलय, हिम का आलय, 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 हिम जोड़ आलय, हिम का आलय। देखिए इसका एक अर्थ होता है, ठीक ना बउआ? हिम मन में होता है बर्फ, आलय मतलब होता है घर, यानी बर्फ का घर। इस प्रकार से विद्या का सागर, घोड़े पर सवार, तो इस प्रकार से क्या हो रहा? एक अर्थ निकल रहा, हो सकता है घोड़े पर कोई सवार होगा विद्या का मंदिर होता है, विद्या का सागर कहलाता है। हिम का आलय यानी कि कोई बर्फ का घर होगा। ये इस प्रकार से आपका ये जो था, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। लेकिन योग रूढ़ में, योग रूढ़ क्या होता है ध्यान से समझिएगा। योग रूढ़
एक ऐसा शब्द होता है, क्योंकि वो दोनों शब्दों से मिलकर जिसको खंड या टुकड़ा करने पर पता है क्या बोलता है, पर्यायवाची शब्द बन जाता है, उसका अर्थ निकलता है पर्यायवाची शब्द। कैसे बताते हैं, देखिए कह रहा कि योगरूढ़, योगरूढ़ ऐसे यौगिक शब्द है जो साधारण अर्थ को छोड़कर, अपने अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण करे, एक विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसे योगरूढ़ कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर माने जिसका लंबा हो उदर। गणेश जी तो ये क्या कर रहा, क्या बताया कि ये पर्यायवाची शब्द निकालता है, ठीक ना। तो यहाँ तक ये हमारा था, चैप्टर का नाम था शब्द विचार वर्ण विचार ये सब। चंद्रशेखर, दशानन, दशानन माने 10 सिरों वाला कौन थे, रावण जी। अब यहाँ तक खत्म हो गया। अब हाँ, रूपांतरण की दृष्टि से, रूपांतरण की दृष्टि से यहाँ पे बताए थे शायद, चिन्ह, हाँ रूपांतरण मतलब कि चिन्ह शायद होगा क्या, रूपांतरण की दृष्टि से, रूपांतरण की दृष्टि से, और रूपांतरण की दृष्टि से क्या बता रहे हैं सुनिए, लेकिन रूपांतरण की दृष्टि से दो भाग है, ठीक ना। रूपांतरण एक को कहते हैं विकारी शब्द, एक को कहते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसका रूप, लिंग, कारक, वचन ये सब जो है पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक ना। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, ये पुरुष के अनुसार क्या बदलते रहते हैं। विकारी शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है किसका, अविकारी का। अविकारी उसे कहेंगे जिनके रूप नहीं बदलते हैं, जिसके जिसके रूप, लिंग, वचन, कारक, वचन ये सब पुरुष के अनुसार नहीं बदलते, उसे अविकारी शब्द कहलाता है। जैसे क्रिया, विशेषण, संबोधक, विषमयादि बोधक और समुच्चय बोधक। इतना ये हमारा क्लास आज यहीं तक था। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखे हैं। आप क्या क्या सीखे हैं थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, ठीक ना। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या क्या सीखे ताकि दिमाग में चला जाए। हाँ, भाषा जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों तथा अपने विचारों को लिख कर बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बोला जाए तो मनुष्य जो है अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषण कहते हैं। ये भाषण जो भाषा जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखित भाषा, मौखिक भाषा और एक होता है सांकेतिक भाषा। हम लोग ज्यादातर 2 भाषाओं के प्रयोग कर रहे हैं, एक है मौखिक भाषा और एक है क्या, लिखित भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा का बहुत ही कम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा दूसरा व्याकरण, व्याकरण समझ गए, उसे हम कहेंगे जिससे हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और शुद्ध बोलना आ जाए, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। ये नहीं कि गाली गलौज करके भाग जाना, ठीक है, उसे हम व्याकरण कहेंगे। भाषा को लिखने का ढंग को लिपि कहेंगे, या फिर वर्ण का संकेत को लिपि कहते हैं, ठीक ना। ये तो आप लोग को समझ गए। जैसे संस्कृत और हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी है, अंग्रेजी का भाषा क्या है, रोमन है, और उर्दू का भाषा क्या है, फारसी है, ठीक ना। जर्मन का भी भाषा फारसी होता है। व्याकरण के खंड आप लोग समझ गए हैं कि व्याकरण के 5 खंड होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार और एक छंद विचार। ये आप लोग समझ गए। वर्ण क्या होता है, वर्ण वह मूलध्वनि होता है जिसको खंड या टुकड़ा करने पर जिसका खंड या टुकड़ा करने पर ना किया जा सके, सॉरी, वर्ण उसे कहेंगे वह मूलध्वनि होते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक ना। या फिर वर्ण हम साधारण शब्द में उसे क्या कहेंगे कि ध्वनि का मूल स्वर, मतलब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाती है। तो वर्ण हम लोग सीख गए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्वर वर्ण, एक है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए,
और जो व्यंजन वर्ण होता है जिसका उच्चारण में हम स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक ना, उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो क्या ये बातें आप लोग को समझ में, जैसे क में रहता है ख में रहता है ये आप लोगों को समझ में आ गई थी, ठीक ना। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को, मतलब क्रमबद्ध समुदाय वर्णों के क्रमबद्ध, सॉरी, वर्णों के क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आधुनिक अभी वर्तमान में हिंदी व्याकरण में टोटल मिलाकर 52 वर्ण है। कौन कौन है ये सारा कुछ आपको बता दिया गया है, ठीक ना। इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारे पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक ना। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दिया गया है संयुक्त व्यंजन के क्या होता है, जो दो अक्षरों से मिलकर बने संयुक्त व्यंजन कहलाता है। द्विगुण में भी समझ गए हैं, जैसे ड ढ। आयोग व समझ गए हैं, जैसे अंग मतलब ये जो है विसर्ग होता है वो अंग होता है, ठीक ना। ये आप लोग समझ गए हैं। हाँ, स्वर के प्रकार समझ गए, दो प्रकार के होता है, एक मूल स्वर, एक संयुक्त स्वर। मूल स्वर उसे कहते हैं जिसका उच्चारण में किसी का सहायता नहीं लेने पड़ती हो, लेकिन संयुक्त स्वर होते हैं वो मूल स्वर से मिल करके बने होते हैं, ठीक ना। तो उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। जैसे ये जो है ये किससे जुड़कर बने हैं, मूल स्वर से जुड़कर बने होते हैं, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। और जो मात्राएं बताए, मात्राएं वर्ण की मात्राएं, तो वर्ण की जो मात्राएं रहते हैं वो हम स्वर वर्ण की मात्राओं का प्रयोग करते हैं व्यंजन वर्ण में। वही लिखे हैं कि जिन व्यंजन वर्णों में स्वर वर्ण की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग स्वर वर्ण की मात्रा कहते हैं, या फिर मात्राएं कहते हैं, ठीक ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब मात्राएं कौन कौन सी होती है सारा कुछ आपको पता चल गया है, कौन कौन से है ना। ये आपको पता ही होगा, आदि कर देते, ठीक। अ, हाँ, और क्या बाकी रहा था। देखिए, आपको ये भी बता दिया है कि मूल स्वर के दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व एक और दीर्घई। जिसको बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व, और जो बोलने में ज्यादा दोगुना समय लगता है उसे हम दीर्घई कहते हैं। एक होता है ऐसा स्वर जो मतलब कि तिगुना से भी अधिक समय ले लेता है, तिगुना समय लेता है, जैसे ओम। तो ओम क्या है, एक प्रकार का तिगुना, मतलब वो सबसे ज्यादा दीर्घ स्वर बन गया है ना। व्यंजन वर्ण समझा दिए थे कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। जैसे क में जुड़ा रहता है ये सब पहले भी बता दिए हैं। इससे पहले भी संयुक्ताक्षर वर्ण किसे कहते हैं, जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हुआ था, जैसे छ त्र ज्ञ स्र, ये सब क्या था, दो वर्णों के मिलकर बना हुआ था। उच्चारण का स्थान बता रहे हैं, कंठ जो रहेगा वो क वाला कंठ हो गया, छ वाला हो गया तलावा तलवा हो गया, और ट वाला हो गया तालु हो गया। देखिए इसका एक ट्रिक बताते हैं। देखिए, क से कंठ है, क से क ख ग घ वाला, ठीक ना। च से च बोलते हैं तो च, देखिए इसमें तलाबिस आ रहा है, ठीक। तो तलाबिस से याद रखिएगा, तालवा तलाबिस, ठीक। च दूसरा में तलाबिस च, ठीक। तो च वर्ग क्या हो जाएगा, तालु से बोलते हैं मूर्धा, मूर्धनी स, याद देखिए मूर्धनी स, दंत को ये सब तो याद रहेगा, ठीक है। नासिका वाला ध्यान रखिएगा, जितने भी लास्ट वाला होते हैं न, प वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग क वर्ग च वर्ग, इस सबका लास्ट वाला जितने भी होता है वो नासिका से बोला जाता है, ठीक ना। इसीलिए इसे नासिका वर्ण भी कहते हैं। और आगे क्या है, हाँ, आगे बता दिए शब्द विचार कैसे कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग में शब्द के भेदों तथा वो व्युत्पत्ति के आधार पर ये सब जो बताया गया है उसका वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द विचार। तो देखिए ये सब का, देखिए शब्द विचार में क्या पढ़ रहे हैं, शब्द विचार में यही ना पढ़ रहे कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर, देखिए वही है, व्युत्पत्ति के आधार पर अवस्था भेद भेद पढ़ लिए हैं। तो इस प्रकार से, ठीक ना। तो ये क्या उत्पत्ति के आधार पे है, व्युत्पत्ति के आधार पे देखिए ये है। तो ये समझ गए हैं, तद्भव तत्सम देशज विदेशज, और ये यौगिक, ये सब समझ गए हैं। ये सब क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इतना आप लोग समझ गए हैं। ये बनावट की दृष्टि से वो है
व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक ना। ये रचना की दृष्टि या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ये आप लोग समझ गए हैं। और एक होता है, हाँ ये देखिए 3 प्रकार, 2 प्रकार के रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक है विकार्य, एक होता है अविकार्य, जिसमें लिंग रूप, लिंग वचन रूप ये सब जो रहता है पुरुष के अनुसार बदलते रहता है, उसे कहते हैं विकारी, या जो नहीं बदलते उसे कहते हैं अविकारी। विकारी में क्या हो जाएगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये हो गया विकारी। और अविकारी में क्या हो गया, संबोधक हो गया, विस्मय बोधक हो गया, इसमें आदि बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ये सब क्या है, अविकारी शब्द है, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इतना ही कह सकता हूँ वर्तमान में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अगर आप लोग साथ देते हैं तो शायद हम इस कोर्स को, क्योंकि जब लोग साथ देते हैं तो अंदर से फीलिंग आता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, ठीक ना। तो आप लोग हमारे साथ जरूर दीजिए और मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।